brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, यूपी में काबा। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। यहां पर जोरदार घमासान होने वाला है, तमाम पॉलिटिकल थ्योरीज का पंचनामा होने वाला है। पर जी कर रहा है कि किसी भी गंभीर राजनीतिक बहस से पहले आपको बता दूं कि जब कैमरा बंद होता है, पोडियम रीअलाइन होते हैं, नए गेस्ट आते हैं तो क्या होता है। किसी रोज गेस्ट को बिना बताए ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ब्लूपर रिलीज किए जाएंगे और तब वरिष्ठ टीवी पत्रकारों की हसरतें सामने आएंगी कि क्यों वो सब काम तज के वापस से अपने क्रिकेट के लॉकर रूम में जाना चाहते हैं। बहरहाल बातचीत शुरू करते हैं। इस बातचीत में मेरे साथ हैं मशहूर रिपोर्टर, 3 दशकों से रिपोर्ट कर रहे और रिपोर्टिंग में खासा फक्र महसूस कर रहे और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के लिए भी कंट्रीब्यूशन शुरू कर चुके राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ। राहुल जी के शब्दों में इंट्रोड्यूस करें तो हैं इंडिया टुडे टीवी की स्टार प्रीति चौधरी जी। यू वांट टू से समथिंग और यू जस्ट वांट टू नॉट? बोलूंगी नहीं, अब मैं स्टार तो यही है। सबसे ज्यादा वक्त किसने बताया यूपी में? राहुल श्रीवास्तव जी ने। चलिए, हमें बड़ी खुशी है कि किसी बॉक्स ऑफिस भी बिताता है। और हमारे साथ हैं टीवी न्यूज रूम के भीष्म पितामह राजदीप सरदेसाई। उत्तर प्रदेश से जुड़ा पहला सवाल, क्या जाट वोट एक मिथ है? मिथ ये कि जाट वोटों को साधे बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं जीता जा सकता है, या एक सच्चाई ये है कि वो कुछ पॉकेट्स में बहुत स्ट्रांग है, जैसे शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ का कुछ एरिया, कुछ जगहों पर रिलेटिवली कम प्रभावी है, जैसे अलीगढ़, मथुरा का कुछ एरिया, आगरा की 1-2 सीटें, अमरोहा के आसपास का कुछ इलाका, बिजनौर का कुछ इलाका। और तीसरा सवाल ये कि क्या तमाम कोशिशों के बावजूद जाट समुदाय का वोट 2014, 17 और 19 के उलट इस बार एक तरफा समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ गया, भाजपा सफल नहीं हो पाई। इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत राहुल जी आपसे। देखिए सौरभ, एक मिथ जो आप कह रहे हैं वो सही है कि ये मिथ बना हुआ है कि जाट एक मोनोलिथ है और उसके वोटिंग पैटर्न जो रहे, अगर आप उसकी वोटिंग पैटर्न के बिना पे बोला गया कि वो मोनोलिथ है, क्योंकि एक तो उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें सबकास्ट नहीं है जी। और सबकास्ट में वो खाप से चलते हैं, वो लगता है कि कोहेसिव टाइप का फोर्स है जी। दूसरा लगता है कि डोमिनेशन का मतलब है कि वो बहुत बड़ी संख्या में है। देखिए उनकी संख्या मैंने कैलकुलेट करी, किसी भी वेस्टर्न यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स के मुकाबले आधे से ज्यादा नहीं है जी। और उसके बावजूद वो एक अच्छा कोएलिशन क्रिएट करके डोमिनेंस बनाए हुए थे जी। इस बार जब फार्म प्रोटेस्ट हुए, फार्म प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से एक मुख्य कारण नहीं था जी। बल्कि जाटों की पॉलिटिक्स और उनकी डोमिनेंस की आदत जो पड़ चुकी थी बीजेपी में, उनके जो उनका इन्वेस्टमेंट रहा था उसको खराब होता कारण जाटों में खलबली मची। हुआ क्या कि जाटों को अपने डोमिनेंस की आदत थी, उनके नेता थे जो कि उनकी से थी, वो एक पावर ग्रुप की तरह काम किया करते थे कि चरण सिंह जी थे, अजीत सिंह की भी थी कि वो सरकारें बना सकते थे, गिरा सकते थे, समर्थन से मंत्री बनते थे। वो एक हनक थी उनकी, चौधराहट जिसे कहेंगे जी। वो अगर देखिए यहां 2022 आते आते क्या हुआ कि अजीत सिंह नहीं रहे, जयंत चौधरी हार गए चुनाव। इन सब के कारण जाटों में एक सिमरिंग डिस्कंटेंट था और उस डिस्कंटेंट के कारण जाट इधर उधर होने लगे और पुश एंड प्रेशर्स के कारण जाट इवेंचुअली क्या हुआ कि बढ़ गया। और बीजेपी के लिए शायद यही अच्छी खबर थी। वो जाटों का पटना 2019 में 91% लोक नीति के हिसाब से जाटों का वोट बीजेपी को मिला था और बीजेपी को ये बात जी 91%, 78 और मुजफ्फरनगर का भी डेटा सब कुछ मिला करके जाटों का वोट पूरे यूपी में 91% मिला। 2017 में जबकि 77% मिला था। यानी जाट इतनी सॉलिडली बीजेपी के पीछे आ गए थे, वो दोबारा नहीं होना था। लेकिन बीजेपी ने इसमें वही किया जो कि बीजेपी हरियाणा जैसे राज्य में करती रही है कि डोमिनेंट कास्ट के स्ट्रैंगल होल्ड को तोड़ने के लिए वो हमेशा दूसरी उन कास्ट को ढूंढती है जो उसके आसपास है और उनको जोड़ करके एक कोलिशन क्रिएट करती है अपने ट्रेडिशनल वोट अपर कास्ट के साथ। और वही कारण है कि बीजेपी वेस्टर्न यूपी में धुल नहीं गई, नहीं तो जाट सीटों पे वो खराब हो जाती है हालत। दूसरा जो
कोलिशन हुआ था आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, वो इस बिना पे हुआ था कि अब सब ठीक है, जाटों में सब ठीक है, 2013 खत्म है, भूल गए दंगे। उसका बेस प्रोमाइस ये बन गया और वो बेस प्रोमाइस गलत था। प्रॉब्लम ये हुई है कि कहीं भी शुरू से लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ट्रांसफर कर पाएगी, जैसे उसने बीएसपी को वोट ट्रांसफर किया 2019 में, और लेकिन बीएसपी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बीएसपी का वोटर था वो अपने आप को यादवों से प्रताड़ित मानता था और उस कारण से वो शिफ्ट नहीं हुआ। यही क्राइसिस इस रीजन में आई, जिस कारण से अलायंस वीक पड़ा और ये इवेंचुअली बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसीलिए कुछ पॉकेट में जाट वोट जहां ज्यादा डोमिनेंट था, मुस्लिम कोalition हो गया, वहां वो जीत गए, वरना बाकी लोग बीजेपी के भाग गए। बिल्कुल, आपके पास डेटा भी उस पर भी आएंगे। प्रीति चौधरी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या इस एलिनेशन की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हुई, जब एक शोर बरपने लगा 35 बनाम 1 और उन्हें लगा कि जिस हरियाणा में हम सबसे डोमिनेंट रूलिंग क्लास हुआ करते थे, कास्ट हुआ करते थे, जहां पर जाट समुदाय को यह लगता था कि हमारा एक नेचुरल क्लेम है, भजन लाल ने आके उस तारतम्यता को भंग कर दिया, वरना बंसीलाल, देवीलाल, भूपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, तो हमारे नेचुरल क्लेम को इन्होंने 5 साल पहले हटाया और अब ये उसको उस फॉर्मूले को माधव सिंह सोलंकी की तरह, खाम फॉर्मूले की तरह परमानेंट करना चाहते हैं। वहां से बातचीत शुरू हुई, फिर बंगले की लड़ाई शुरू हुई कि बताइए चौधरी साहब का बंगला बना रहता। और हमारे एक मित्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, गौरव त्यागी, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, राहुल जी, जो आप टिप्पणी कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि साहब जाटों को ना अपना झंडा और अपना निशान चाहिए, उसके बाद वो चाहे भाजपा के साथ कर लें चाहे सपा के साथ कर लें, उन्हें समस्या नहीं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान चाहिए। प्रीति, ये पहचान का मसला है या जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑप्शन है वो उनके एस्पिरेशंस को पूरी तरह से कोऑप्ट नहीं कर पा रहे, या उनके एस्पिरेशन उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा है? सौरभ, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो हरियाणा में हुआ, अब चलिए जाट में सब कास्ट नहीं होती, पर एक चीज अगर कोई भी जाट है वो ये मानेगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट को आप एक नहीं मान सकते। हरियाणा के जाट हरियाणा के जाट है, उत्तर प्रदेश के जाट उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों के अंदर सेंस ऑफ सुप्रीमेसी भी है उत्तर प्रदेश के जाटों के मुकाबले। वो अलग डिबेट है, क्यों है, नहीं है, होनी चाहिए, पर है कि नहीं है, अब वो अलग डिबेट है, आप पढ़ रही हैं, छोड़िए, वो अलग डिबेट है। पर अभी तक क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाटों को जो आरक्षण का पूरा मुद्दा उठाया था हरियाणा में, वो भी इकट्ठा नहीं कर पाया था उस वक्त, क्योंकि इतने सारे जाट जो जेल गए थे वो भी उन दोनों को इकट्ठे नहीं ला पाया था। कौन लेके आया सौरभ? महेंद्र टिकैत के आंसू लेके आए। जब महेंद्र टिकैत रोए थे गाजीपुर बॉर्डर में, तब हरियाणा में राकेश टिकैत, महेंद्र बाबा के बेटे, बाबा टिकैत के बेटे जी, जब वो रोए थे गाजीपुर बॉर्डर में, तब हरियाणा से ट्रैक्टर निकले थे, तब जाट समुदाय पहली बार हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक हुआ। ठीक है, अब मैं दूसरी आपसे बात कहूंगी। जैसे आपने मैं एक हद तक सहमत हूं राहुल श्रीवास्तव जी से। थ्योरी में उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है कि जाट वोट बट गया, साथ नहीं रहा, ट्रांसफर नहीं हुआ। पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर मूंछ का सवाल लगा लीजिए, चौधराहट का सवाल लगा लीजिए, सबसे ज्यादा किन इलाकों में रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर आप वेस्ट उत्तर प्रदेश में 132 सीट्स को लेकर चलेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जहां से यूपी में से जाट बहुमूल जो गाजीपुर बॉर्डर आया था, जो गुस्सा था, जिसने अपने मूंछ का सवाल बनाया था, जहां तक, और ये आपको भी मालूम है, 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट से था। अब अगर आप डेटा पढ़ें उनका, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना 12 सीटें, उनमें से 8 सीटें आरएलडी और सपा ने जीती हैं। जो, और अगर पोलराइजेशन कहें कि 2012 के दंगे अभी तक जाट समुदाय ने नहीं भुलाए, उस एरिया में देख लीजिए, मैं 3 जो अगर 2013 के नहीं भुलाए, उस एरिया में देख लीजिए, अगर मैं 3 मान लीजिए जो पोस्टर बॉय थे वहां पर इन 2013 के दंगों के, संगीत सोम, उमेश मलिक, सुरेश राणा, तीनों ने अपनी सीटें इस बार हारी हैं। तीनों ने अपनी सीटें इस बार हारी हैं। और ये अगर आप देखें, पहली बार जब हम गए थे वहां पर, हमें लगा था चलिए बट रहा है, एकजुट नहीं है बहुत ज्यादा, मुझे खुद लगा था कि अभी तक नहीं भूलें, ट्रांसफर नहीं होगा, कैसे होगा। अब देखिए, इतनी जगह अगर आप देख लें, बागपत में देख लें, जहां पे मुसलमान कैंडिडेट है, सपा का कैंडिडेट है, आरएलडी के सिंबल पे लड़ा है, जीता है।
जाटों ने एक मुसलमान को जिताया है। कैराना में जाटों ने मुसलमान को, और साइकिल के सिंबल पर, हैंडपंप के सिंबल साइकिल पे जाटों ने वहां पे जिताया है। पर मैं किस बात में बहुत ज्यादा सहमत हूं राहुल श्रीवास्तव जी से, जब इन्होंने बोला अब जो जाट गुस्सा था उसने अपना गुस्सा दिखा दिया है कि वो गुस्सा था। अब इसके बीच में पिछले 2-3 हफ्ते में, जैसे पोलिंग के पहले अगर आप देखें, जो सबसे बड़े वहां के जाट नेता मान लीजिए संजीव बालियान ने अपनी सब कुछ लगा दिया। वो संगीत सोम की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 हफ्ता बैठे थे कि भाई जिस तरह उसको जिता दें। जिता पाए नहीं, पर अगर आप अभी देखें, एक बार उन्होंने साबित कर लिया है जाटों ने कि भाई हम एक प्रेशर ग्रुप हैं, आप हमको हल्के में नहीं ले सकते। हमने कम से कम इस एरिया में 12 में से 8 सीटें आरएलडी को धर दी हैं। पर अब सवाल होता है क्या अब वो बैठे रहेंगे या वो अब अपनी चौधराहट साबित करके, क्योंकि बीजेपी से नाराज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक एनेक्डोट अब हो सकता है कि ये 8 के 8 जयंत चौधरी जो अभी समझ रहे हैं कि एक जो उनके पास सीट थी 2017 में जो बाकी डिफेक्ट होके बीजेपी के पास गई थी, अब 8 सीट है, एक शायद रिकाउंटिंग के गई है, तो 8 + 9 तो 9 सीटें जो अभी वो कह रहे हैं उनके पास है आरएलडी के पास। क्या इन जाटों में वो 5 साल का सबर है, इन एमएलए में वो 5 साल का सबर है कि वो आरएलडी से टिके रहे? प्रेशर ग्रुप तो साबित हो गए हैं, क्या वो लगे रहेंगे? और जो अमित शाह ने कहा था कि हम जयंत चौधरी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि हम अपने इन हाउस जाट नेताओं के भरोसे, संजीव बालियान हो या सत्यपाल सिंह हो, सिर्फ इनके भरोसे नहीं रह सकते। जयंत चौधरी के लिए भी अपनी चौधराहट का सवाल था। अब मतलब एक हद तक देख लीजिए, पूरा तो नहीं मान सकते, एक हद तक देख लीजिए, क्योंकि जो जहां से जयंत चौधरी एमपी रहे हैं वो मथुरा का इलाका है, वहां से 1 सीट आई है इनकी, वहां पर जाटों ने साथ नहीं दिया है। पर जो हार्डकोर जाट बेल्ट मान लीजिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वहां पे जम के साथ दिया है। उनकी भी चौधराहट का सवाल था, उन्होंने वो टैग मान लीजिए चौधरी चरण सिंह वोटिंग के पहले सपने में आ गए, ये बड़ा पॉपुलर बात चलती। जी राजदीप जी, देखिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आपने शुरुआत भी कर दी जाटों से। 2% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, 2% केवल है सर। हम लोग लेकिन मीडिया स्पेस वोकल, यही तो वही मैं कहने वाला था, क्योंकि वो वोकल है, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली से नजदीक सटा हुआ एरिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। आपको मालूम है एक जमाने में अजीत सिंह वगैरह कहते थे हरित प्रदेश क्यों चाहिए, क्योंकि पूरे 403 सीटों की उत्तर प्रदेश में जाटों की जो पकड़ है बहुत कम है। अब आप देखिए किस तरह से 2% है, लेकिन एक पॉकेट में, इसलिए प्रभावी है। केवल 30-32 सीटों पर अंतिम डिसीजन लेते हैं, लेस देन 10% ऑफ टोटल यूपी पॉपुलेशन। जमाना कैसे बदला है। 1967 में पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बनते हैं उत्तर प्रदेश के? चौधरी चरण सिंह। उस चुनाव में कांग्रेस को 199 सीटें आती है 425 में से। फर्स्ट टाइम कांग्रेस डज नॉट गेट अ फुल मेजॉरिटी। चौधरी चरण सिंह ब्रेक्स द कांग्रेस को तोड़ते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके नाम पर एयरपोर्ट बना है, वो प्रधानमंत्री बने एज अ जाट नेता। इंडिया टुडे में तब हेडिंग लगी थी एट लास्ट। आज की तारीख में क्या आपको लगता है वो हो सकता है? Actually, the Jat vote has not to be seen just in context of Western UP. जब आप उसे हरियाणा, राजस्थान पूरे एरिया से जोड़ेंगे ना, तब आप कह सकते हैं हाँ इमरजेंस ऑफ जाट लीडर। पर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में वो सीमित है, और मुझे लगता कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता चल गया। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की उनको लुभाने के लिए, पर वो जो नॉन जाट कोalition जिसकी राहुल ने बात की, उन्होंने उस पर जोर दिया, क्योंकि उनको पता था इस चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम पीक पर आए हैं, पिछले चुनाव में लगभग 80% सीटें जीते हैं, 91% जाटों ने हमें वोट दिया है। हमें नीचे ही आना है, खास करके जब आरएलडी सपा के साथ जाती है, हमें अपना डैमेज मिनिमाइज करना है। बीजेपी के नेता सिर्फ राजदीप पता क्या कह रहे थे? 60-40 खेल जाएंगे, हम जीत जाएंगे। देखिए, और पहले चरण में उनको नुकसान भी नहीं हो। मैं जरा डेटा है, ये माइक्रो मैनेजमेंट है, इसे कहते हैं अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश अमित शाह ने जिम्मा ले लिया कि मैं वहां संभालूंगा। पहली रैली उन्होंने कैराना में नोट किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह की राजदीप सरदेसाई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, देखिए यही तो मुसीबत है। अरे राजदीप जी थोड़ा गंभीरता, अरे भाई कुछ हाथ भी हंसी मजाक हंसी मजाक नहीं। क्या हुआ है आज की पत्रकारिता में, ये जो क्लिप है ना,
कि अमित शाह ने मास्टरली सोशल इंजीनियरिंग किया, उतनी क्लिप लगेगी और कह रहा राजदीप जो है ना बिक गया है। देखिए अमित शाह की मास्टरी को सर आपने कब इन सब प्रॉब्लम इनकी दोनों तरफ की प्रॉब्लम। अच्छा हाँ क्या है कि एक तो ये इमोशनल बहुत है, हाँ बहुत क्या है कि वो एक बिल्कुल। पिक्चर आई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल इमोशनल आदमी हूं। गोविंदा बार बार सतीश कौशिक को बोलता है तो इमोशनल बहुत है, तो इनकी एक प्रॉब्लम ये नहीं है। मैं इमोशनल होता हूँ, इसीलिए तो मैं अरे सुन तो लीजिए आपके कनिष्ठ सहयोगी क्या कह रहे हैं। दूसरा ये है कि दोनों तरफ की मार से डरते हैं। क्या है कि एक बार लेफ्ट वालों को लगता है ये हमारा नहीं रहा, राइट वालों को लगता है ये हमारा नहीं। कोई बार मैं किसी का नहीं। एक बार सर दे दिया तो मूसल से नहीं डरना, हाँ छोड़ दीजिए मूसल ठीक है को। राजदीप जी, आपका तो दशकों तक फैला करियर है, आप हमें और प्रीति जी को देखिए, हम लोगों को इतने तमगे मिलते हैं, हमें परवाह नहीं। नहीं बट आई जस्ट वन फाइनल पॉइंट, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां पेजेंट कास्ट जो है मराठा 30% प्लस है, तो मराठा वहां की राजनीति डिसाइड करती है और नेतागिरी भी उन्हीं के इर्द गिर्द रही इसीलिए है। देवेंद्र फडणवीस को तमाम ट्रैकर्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो नेता के तौर पे स्वीकार नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई बीजेपी को महाराष्ट्र में भी पहली कोशिश क्या की बीजेपी ने कि जो बाकी कम्युनिटीज है, धनगर ओबीसी कम्युनिटीज है, अपनी तरफ करें, ये बीजेपी की कोशिश रही थी, पूरी तरह से सफल गोपीनाथ नहीं। मुंडे प्रमोद महाजन फॉर्मूला बिल्कुल, बट एंड में उनको जाना पड़ा कि मराठास को भी अपनी तरफ करना है। जाटों के साथ क्या है, मुझे नहीं लगता जाट उस तरह से आप कह सकते हैं इज अ डोमिनेंट कास्ट ऑफ अ स्टेट। चलिए, इसीलिए- In Rajasthan, it is a dominant caste. आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश में। true. उत्तर प्रदेश इसीलिए अब हम इस एक सोशल बेस से चलते हैं एक और बड़े सवाल की तरफ कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो पिछले 3 चुनाव में 3 तरह के ध्रुवीकरण देख चुकी है। पहला, हिंदू आइडेंटिटी के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण। दूसरा, जब सपा बसपा का गठजोड़ हुआ तब एक नए तरह के ध्रुवीकरण की बात हो रही थी कि साहब क्या जाट, जाटो, मुस्लिम ये सब फिर से एक पाले में वोट डालेगा 2019 में। और तीसरा ध्रुवीकरण जब हमने सपा और रालोद के अलायंस के साथ देखा। पर क्या जरूरत से ज्यादा बात होती है इस पर, क्योंकि वो कुछ पॉकेट्स में डोमिनेंट है, लेकिन और जाति समूह भी तो हैं, कश्यप भी हैं, बिंद भी हैं, जाटव भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, बनिया भी हैं, त्यागी भी हैं। सर मैं राजदीप को अगर याद हो, एग्जिट पोल के टाइम पे मैंने इनको पहली ओपनिंग रिमार्क में यही कहा था, ये इलेक्शन जो होगा ये यूपी के सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन का इलेक्शन होगा। उनके एसर्शन का इलेक्शन है ये। उन्होंने अब पिछली बार वोट दिया और इस बार सस्टेन करके फिर वोट दिया। ये एक ट्रेंड बताता है कि एक वोट बैंक अब किसी पार्टी के साथ है, और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाट फैक्टर, जैसे हम कहते थे कि चौधरी चरण सिंह के साथ है, जाट वोट नेताओं के साथ है, वो असर्शन। और वो इस बार के इलेक्शन की सबसे, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन वाला एलिमेंट बोल रहे हैं, उसमें 2017 को भी मत भूलिए, क्योंकि उस समय पे ये बात आई थी जब राहुल गांधी और अखिलेश का अलायंस हुआ था कि ये मुस्लिम वोट के लिए अलायंस हुआ है। ये एक तमगा लगा था उस पे। तो जो ये जो पोलराइजेशन का एलिमेंट है ना, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन बना था पिछली बार 2017 में। क्यों कहता हूं मैं उसको, और 14 में भी। क्या है कि वहां से बीजेपी ने जो ग्राउंड लेवल का पोलराइजेशन था, जिसमें जनता पहले आपस में भिड़ गई, भिड़ने के बाद अगर आप देखिए तो उसमें मारे 60 लोग गए, 60,000 लोगों का पलायन हुआ। वो झगड़ा जो था वो कोई बहुत डीप रूटेड आपसी उस रंजिश के कारण था, जमीन और तमाम प्रेशर्स और पुल्स के कारण था। उसके बाद से बीजेपी ने देखी अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह बदली। बीजेपी ने, उससे पहले बीजेपी टैंजिबल चीजों की बात करती थी हिंदुत्व को लेकर के। किस तरह की, कि हम आपको मंदिर देंगे, हम 370 हटा देंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। बीजेपी ने 1989 से लेकर के अभी तक में ये रियलाइज कर लिया था 2014 में कि ये टैंजिबल्स का प्रॉमिस जो है बहुत गड़बड़ प्रॉमिस है, इसमें नहीं दो तो पिटते हैं हम। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों से एक सबक सीखा और उसके बाद नॉन टैंजिबल्स पे खेलने लगी। कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमानों को बिजली, मुसलमानों को ये मिला। अब देखिए योगी आदित्यनाथ अब्बा जान को अनाज जाता था। ये मैंने नॉन टेंजिबल वैसे योगी आदित्यनाथ जी से मैंने इंटरव्यू में कि भाई ये अब्बा जान, तो उनका कहना था कि ये कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, मैं अब्बा जान ही तो बोल रहा हूं। नहीं साहब, उसकी हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री भी है। ये मैं तो ये बोल रहा हूं कि उनका रिस्पांस क्या था उस पे मैं बात कर रहा हूं। मैं उसकी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग ये है
कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में एक बड़ा फूड स्कैम हुआ था, फूड ग्रेन स्कैम, जिसमें अनाज जो गरीब बच्चों को खिलाने के लिए आंगनबाड़ी तमाम में जाना चाहिए था, वो बांग्लादेश जाता था स्मगल करके। उस पे एक केस दर्ज हुआ था, कोर्ट में मामला सालों से लंबित है और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी उस बैकड्रॉप को ले रही थी क्योंकि यूपी में वो एक समय पे इशू था, लोगों को पता लगा था कि स्कूलों में अनाज नहीं मिलता। आप अनाज का जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रीति आप ग्राउंड पर थी, राजदीप जी छोटी सी बात, क्योंकि आपने ये इतने समुदाय की बात की, देखिए कैसी राजनीति बदलती है। 90 के दशक में जब मैं यूपी जाता था, चंदन मित्रा अपने पुराने दोस्त, उनकी एक थ्योरी थी अजगर और मजगर। उन्होंने ये अजगर मजगर जो थ्योरी उनकी थ्योरी नहीं थी, चौधरी चरण सिंह की थ्योरी, एक छोटू राम 1 मिनट थ्योरी, यानी किस तरह से उसने यूपी की पॉलिटिक्स बदली है। हाँ। पहले ये जो था ये चौधरी चरण सिंह ने शुरू किया, अहीर जाट गुज्जर राजपूत, फिर वो मजगर बन गया, मुसलमान उससे जुड़ गए। 90 के दशक में क्या होता है, क्योंकि यादव लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, जो 60-70 के दशक में जाट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो मिडिल कास्ट पेजेंट्री लीड कर रही थी। 90 के दशक में हम यादवों की बात करने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम यूपी जाते थे, ये बाकी समुदाय, कश्यप की बात कर रहे हैं, आज आप सैनी की बात कर रहे हैं, इन कम्युनिटीज पर हम ध्यान ही नहीं देते थे। हमारा था डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, वो मुलायम सिंह यादव के साथ डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट है। जाटव कौन है, वो काशीराम के साथ है। अन्य जो दलित हैं उन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता था। ये जो फर्क पड़ा है, जो आप कह रहे हैं ना, पॉलिटिक्स कैसी बदली है यूपी में, नए नए कास्ट आइडेंटिटीज उभर कर आए हैं और हमें उन पर ध्यान देने का समय पहले नहीं मिला था, अब मिल रहा है। सर उसमें एक ये भी है, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आता हूं, कि पहले ऐसा था भी 70s-80s तक कि जो गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, चौधरी हैं, अगर आपने उनको साध लिया तो आपकी वो पोलिंग सेटल हो जाती थी। That's right. It was अब बैलेट पेपर का एज था, सबके एस्पिरेशंस हैं और सबके एक्सपेक्टेशंस हैं। हम लोग लगातार कास्ट डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने ही शुरू किया था पश्चिमी यूपी के कंटेक्स्ट में। एक फैक्टर है जिसने कास्ट की लाइन को ब्लर किया, वेलफेयर स्कीम्स। बार बार हमने वो जुमला सुना, राशन ही है शासन, जो बाहुबली की तर्ज पर गढ़ा गया था। क्या अब वो समय आ गया है जब कास्ट को इकलौता पैरामीटर और सोशल इंजीनियरिंग को इकलौता पैरामीटर ना माना जाए, ये माना जाए? आम आदमी पार्टी पंजाब में जाती है, ध्वस्त कर देती है सारी इक्वेशंस। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आते हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आते हैं। जाटवों में भी अगर आई गो बाय दैट एक्सिस का जो लगभग ठीक था, तो है कि 25 से 30% जाटवों ने, 50 से ज्यादा गैर जाटव दलितों ने, 51%, 60% के लगभग यादव माइनस ओबीसी ने, और 70 से 80% जनरल कैटेगरी ने भाजपा को वोट दिया। तो ये सिर्फ कास्ट मोबिलाइजेशन नहीं, ये वेलफेयर स्कीम्स का भी असर है, खासतौर पे महिलाओं का। प्रीति, महिलाओं के लिए नहीं पता, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं मैं बोलूंगी जी, क्योंकि जैसे अगर वेस्ट से मैं ईस्ट गई, वेस्ट में तभी भी पीपल आर मोर वेल टू डू, बिल्कुल इतनी एक्यूट पॉवर्टी नहीं है जितनी अगर वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं, बुंदेलखंड में तो बहुत ही ज्यादा है, फिर उससे ईस्ट में जाते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा है। पर ये एक अगर मान लीजिए राशन का मुद्दा है, और मैं आपको बोलूंगी जमीन पर अगर जो मुझे दिखा, मैंने आपके पहले वाले शो में भी ये बोला था और बहुत असहमत भी हुए थे मुझसे, क्योंकि मैं गई थी बहुत एक गांव में, क्योंकि हमेशा माना जाता है और देखा भी था कि जो जाटव कम्युनिटी थी, चाहे मायावती कुछ भी है, निकले ना निकले, भाजपा के साथ जाए, किसी के साथ भी जाए, हम मायावती बहन जी के साथ हैं, क्योंकि वो हमारा मत रखेंगी आगे। पर ऐसे मैंने जाटवों के गांव देखे जहां पर साहब बोला, भैया ये हमारा राशन है, हमको इतना राशन मिलता है, ये हमारा आवाज है, हमको इसके 2.5 लाख रुपीस मिले हैं, हमको ऑयल मिला है, हमको नमक मिला है, हमारे लिए भाजपा है। और ये एक यूनिफायर रहा है जो वेलफेयर स्कीम्स है। और श्रमिक सम्मान निधि, ये विमेन तक लिमिटेड नहीं है, किसान सम्मान निधि, श्रमिक सम्मान, ये विमेन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये पूरे एक मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे जो उनके हस्बैंड थे या जो उनके साथ वो कहीं और जा रहे थे, उनको भी लग रहा था भाई हमें ये राशन मिल रहा है, इस वक्त मिल रहा है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। महिलाओं के लिए जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मेरे हिसाब से, वेलफेयर स्कीम्स रही हैं पर वो एक यूनिवर्सल रहा है, सुरक्षा का मुद्दा रहा है। जी देखिए सबसे बड़ा स्टैटिस्टिक क्या है एक्सिस माई इंडिया एक्सिस पोल का। एज पर द पोल 44% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया, 40% ने सपा को, लेकिन 44 उसमें जो गैप है पुरुषों में, वो 44 हाँ, वही 4% का गैप पुरुषों में था,
महिलाओं में 16%, 48% महिला में और 32। अब इससे ये कभी मैंने चेक किया है, योगेंद्र जी से, यादव से चेक किया, संजय कुमार जी से, कभी आपने ऐसा देखा इतना बड़ा गैप कभी भी नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतना बड़ा गैप, ये चौंकाने वाली बात नहीं है राजदीप जी, नहीं और हुआ नहीं है पहले, ऐतिहासिक, और इसकी वजह प्रीति राइटली सेड कि सिर्फ वेलफेयर स्कीम इसकी वजह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। जब हम लोग, ये मैं नेता नगरी में 6 महीने से कह रहा हूं, यूपी की यात्राओं में कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए सबसे बड़ी करेंसी कानून व्यवस्था है। ट्विटर पर कुछ लोग चले आते थे कि आप बार बार कानून व्यवस्था कह रहे हैं, गोरखपुर, हाथरस, कानपुर की घटनाएं, मैंने कहा दिख रही हैं सर, आपको ये घटनाएं दिख रही हैं, इसमें पुलिस को घेरा जा रहा है, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। मैं आपको जो रिपोर्ट जो देख रहा हूं वही रिपोर्ट करूंगा ना, मैं यहां दिल्ली से तय करके नहीं आऊंगा ना कि क्या सही क्या गलत। लेकिन मैं एक सवाल राजदीप आपसे, आप ये कोट कर रहे हैं, मैं एक सवाल कहती हूं, जो अभी आप एक्सेस में इंडिया का डेटा कोट कर रहे हैं, उसमें एक और डेटा था यूथ का। अब यूथ में 40% हैव गॉन विद समाजवादी पार्टी एज पर एक्सेस माय डेटा, 43 पॉइंट समथिंग 44 मान लीजिए, बहुत कम गैप है। क्या उसमें महिला नहीं है क्या 40% यूथ में? नहीं, मेरा उसमें भी महिलाएं हैं, तो फिर जो यंग महिला है तो वो नहीं है, जो ओल्डर महिला है वो है। कहना है आप लोगों ने, उसमें जॉब वाला इंडिकेटर आ गया, और तो फिर हाँ, उनका एस्पिरेशन दूसरा है। आप लोगों ने सब मुझे कहा कि जो महिला होती है उनका यूपी में कोई एजेंसी नहीं है, वो वही करती है जो उस घर में पुरुष चाहते हैं। अगर ये डेटा सही है, अगर ये डेटा सही है, और एक पोस्ट पोल्स भी होंगे इस पर, तो इसका मतलब है वो महिला अपना निर्णय ले रही है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इतना बड़ा गैप नहीं होता पुरुषों और महिलाओं के बीच। और ये अपने आप में मैं समझता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आज की तारीख में MY बदल गया है, मुस्लिम यादव की जगह महिला योजना, महिला प्लस योजना मैटर्स। अरे वाह, क्या नया एब्रिविएशन लेके आए राजदीप जी। दिस इज टोल्ड टू बी बाय बीजेपी लीडर। अच्छा, तो ये मेरा नहीं है, उस बीजेपी लीडर ने कुछ और पत्रकारों को अच्छा, देखिए हम लोग, पर ये है कि सही नहीं, मुस्लिम यादव हैज बिकम महिला प्लस योजना। ये और ये हमने बिहार बंगाल में भी देखा कि अगर आप महिला स्पेसिफिक योजनाएं रख रहे हैं और उनकी डिलीवरी करवा रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। राहुल श्रीवास्तव, छोटा सा पॉइंट इसमें, राहुल श्रीवास्तव इज द नंबर 1 पर्सन, इन्होंने ये शुरू किया टारगेट। पर ये कैसे, आप मुझे बताइए, अगर 30% है, ठीक है, 30 यादव 10%, 20% MY, द ट्रेडिशनल MY, ठीक है, ये 30% है। वोट शेयर कितना है? 30 समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 34% है, ठीक है। तो ये 30% ऑन मास आप कह रहे हैं, महिला सबने इन्हीं पे किया है, हम मान रहे हैं, 80% of 30%, यस। तो 80% मान रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो यादव महिलाएं हैं, जो मुसलमान महिलाएं हैं, वो सारा ऑन मास सपा पे गई हैं। तो रह गया कितना? 6% रह गया, 4% रह गया। तो वो सारा आप कह रहे हैं जो गया है वो महिला नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना है आपसे, आपकी बात सही है। तो मतलब कैसे है, मतलब आंकड़े समझाइए मुझे, आंकड़ों में नहीं समझ में आ रहा है कि वो 16% गैप आप कहां शो कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रीति, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लुकिंग एट दैट डेटा। जाटव, यादव, मुस्लिम, इन सब में जो मेल का पार्टिसिपेशन है सपा की तरफ वो ज्यादा है, फीमेल सब में 2-2, 3-3 पॉइंट कम होता गया है। अच्छा, तो इसलिए वो नंबर वहां बढ़ गया। जो 16% का गैप दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि जैसे जाटों की बात करें, हम लोग जहां से शुरुआत की थी, तो अगर 54% जाट ये कह रहा है कि मैं गठबंधन के साथ जाऊंगा सपा रालोद के, तो 48% जाट महिलाएं कह रही कि हम गठबंधन के साथ जाएंगे। 6% ये मैं नहीं मानती, नहीं, मैं वहां पर गया है, वहां पर तो मैं डेटा की बात कर रहा हूं। अच्छा, एग्जिट पोल वाला डेटा। मैं उसी, अभी हमारे पास वही डेटा है, उस वोटिंग पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, और उससे ये हम कह रहे हैं उसके बेस पे कि 16%। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, मुझे बहुत सारी महिलाएं मिली जाट, जाटव, मुस्लिम, यादव समाज की, यही 4 है ना जो उनके खिलाफ गए लार्जली, जिन्होंने ये कहा, और आपने भी अभी एक का उदाहरण दिया जाटव समाज की, कि हमें तो मुझे फायदा मिला है। पे लगा मुझे वो महिला का नहीं लगा, वेलफेयर स्कीम मुझे लगा कि जो जाटव मेल, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्विचिंग हुई है महिला की नहीं हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा किया है, कि अगर वहां पर जो मेल जाटव मेंबर है वो भी भाजपा के पास गया है और जो महिला है वो भी भाजपा। ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 थिंग्स। वन इज वेलफेयर स्कीम, वन इज स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। ये मुझे एक अर्बन पॉकेट्स के अमरोहा में एक लड़की अपने पति के साथ मिलने आई हम लोगों से, और वो हमारे लिए एक स्कार्फ लेकर आई। राजदीप जी, हमें भी कभी कभी ऐसे दर्शक तोहफा लेकर आते हैं, तो मैं उससे बात करने लगा, कैमरा बंद था, तो उसने कहा भैया, और ये चीज़ मैंने टीवी पे भी बोली थी कि भैया, घर वाले पंचायत में जाते हैं लेकिन हमें सड़क पे फर्क दिखता है कानून व्यवस्था का। मैं टीचर हूँ, मुझे रोज सड़क पे ट्रैवल करना पड़ता है, आई कैन सी द चेंज।
I will vote for Yogi. Now you tell me, जो उसका husband था, was he voting for Sappa? He did not say anything. नहीं, he said कि घर वाले पंचायत में जाते हैं. पर he said कि I will vote for BJP. The girl said. और आपको लगता है हस्बैंड नहीं वोट करेंगे? Quite possible. How can we expect this? I'll tell you. Change. उत्तर प्रदेश में कई चेंजेस आए हैं ना. That's what I'm saying. You have to look at politics. इस चुनाव में तो दो बड़े चेंजेस क्या है? जब कंपटीशन फॉर नॉन यादव ओबीसी वोट हैज बिकम इंटेंस, कि हर पार्टी ने, अखिलेश यादव ने भी, राहुल करेक्ट करेंगे मुझे, सबसे ज्यादा सीटें इस बार नॉन यादव ओबीसी को दी. तो वो कंपटीशन आपको देखिए, एक एजेंडा बीजेपी ने सेट किया, बिकॉज यू आर गोइंग डाउन द कास्ट लैडर. आप एक जमाने में ब्राह्मण और ठाकुर के अलावा हर कोई नहीं देखते उनके थे. खिलाफ लामबंदी होती थी. तो उसके डोमिनेंस के खिलाफ. उसके बाद जाट डोमिनेशन का इरा आता है. चौधरी चरण सिंह अपनी एक अलायंस बना देते हैं. उसके बाद मुलायम सिंह यादव आते हैं, वो यादव डोमिनेटेड एक अलायंस कर देते हैं. उसके बाद काशीराम आते हैं, जाटव्स को ऊपर रखते हैं. अब आप नॉन यादव ओबीसी में आ गए हैं. और दूसरा है महिला. ये जो दो चीजें हैं, और ये कहना, इसलिए मैं कहता हूं महिला भी उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट वोट बैंक धीरे धीरे बन रही है. आपको थोड़ा सरप्राइजिंग भी लग रहा है कि प्रीति चौधरी ये महिला एजेंसी की बात से आपकी इत्तेफाक क्यों नहीं? आई विल कम टू यू. राहुल जी बहुत देर से धैर्यपूर्वक वेट कर रहे हैं, और हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि राहुल जी डेसिबल के मामले में ज्यादा तेज नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात ना सुनी जाए. राहुल जी, डोमिनेंट कास्ट नहीं हूं ना यार. आप डोमिनेंट कास्ट नहीं है. आप ये एक नया डिस्कोर्स आ गया. आप डोमिनेंट कास्ट नहीं है. देखिए, आपको कौन डोमिनेट? चलिए देखिए, मैं इसमें 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूं. मैं प्रीति की जो बात है ना, महिला वोट, एक महिला, विमेन आर वोटिंग मोर देन मेन, एक ज्यादा दे रहे हैं. एक ट्रेंड मैंने जो देखा है, और मैं पिछले 3-4 चुनावों से यूपी में देख रहा हूं कि आप हमेशा पाएंगे कि यूजुअली महिलाएं गुट बना के अलग वोट देने जाती हैं, पुरुष अलग देने जाते हैं. और मैं एक चीज नोटिस की है, मैंने ये जान करके कई बार लोगों से जो वोट देने गए उसके बाद उनके घर जाकर के बात करी है, महिला अपने पुरुष से 100% नहीं, 50% नहीं, 40% नहीं, मगर 10 से 20% महिला अपने पति से अलग गांवों में भी वोट कर रही है. ये एक डेफिनेट फिनोमेना देखा गया है. मैं एक बार पिछले 2019 के चुनाव में यूपी में कानपुर में एक जगह पे मैं उनके घर जब पूछते हुए गया, तो पति पत्नी में इस बात पे झगड़ा हुआ कि तू बसपा को क्यों वोट दे आई. ये पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था. जब मैंने उनसे पूछा कि इस बात पे झगड़ा हुआ कि क्यों वोट दे आई, महिला अपना एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंचाइज, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस दिखा रही हैं. और इस बात को नहीं कह सकते हम किसी भी तरह से कि ऐसा है कि अगर पति दे रहा है तो वही वोट दे रही है. दूसरा, इस चुनावों में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो देखी, जो प्रीति ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अनाज जो मिला है, बुंदेलखंड में ज्यादा भूख का इशू ज्यादा है जी. देखिए, आप जैसे वेस्टर्न यूपी से बुंदेलखंड वगैरह होते हुए ईस्टर्न यूपी जाते हैं, वहां पे मैंने फूड नहीं, मैंने एस्पिरेशन एलिमेंट ज्यादा देखा है. क्या है कि वहां पे चूल्हा डिनोट्स एन एस्पिरेशनल अपवर्ड मूवमेंट, और चूल्हा सरकार पे अकीदा और निर्भरता भी ज्यादा है, इसीलिए सरकारी नौकरी की डिमांड ज्यादा है उन इलाकों में. वहां फॉर्च्यूनर्स कम है. वहां एसटीसी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस मिल जाना बड़ा एस्पिरेशन है. ये चीजें जो कुछ बेटर हुई हैं, और या उम्मीद हुई है कि मेरे को शायद मिल जाएगा. मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं बताया था उस दिन कि नारायणी नदी के किनारे तिमकुइया राज, जो एक छोटा सा तिमकुइया राज है जहां पे कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष लड़ रहे थे और तीसरे नंबर रहे, वहां पे नारायणी नदी के कछार में बिल्कुल यानी किनारे में एक छोटा सा गांव था मुसहरों का जी. और उस गांव में सिर्फ एक कनेक्ट दिखा मुझे सरकारी पॉलिसी का, वो था राशन. उसके अलावा दूसरा सरकारी भारत की लोकतंत्र से एकमात्र कनेक्ट था वोटर कार्ड. मैंने उनको यह पूछा कि पिछली बार पहले किसको देते थे, उन्होंने कहा बसपा को देते थे. पिछली बार किसको दिया, कहा कि पिछली बार तो हम बसपा को ही दे आए थे. मैंने कहा अभी बताइए क्यों, किसको देंगे, कहा कि अब की बार तो हमको राशन मिला है ना. तो मैंने कहा राशन तो खाने का मिला है, वो तो बुरा हाल था, सबको बांट रही है सरकार. कहा साहब एक पहुंच गया, अब आगे भी पहुंचेगा ना. ये एलिमेंट है एस्पिरेशन का, कनेक्शन एस्पिरेशन का कनेक्ट है. जस्ट सी द डेटा, राउंड 4 1% ज्यादा महिलाएं पुरुषों से वोट करती हैं. आप राउंड 5 आइए, जैसे आप पूर्व की तरफ आ रही है, माइग्रेंट्स ज्यादा है, बट नंबर देखिए ना, गैप
5% का हो जाए 55% वर्सेस 60%, 55% पुरुष 60% महिला। राउंड 6 पर आइए, गैप 12% का हो जाता है, 50% पुरुष 62%। सो देखिए, जब एक तरफ तो आपका पोल भी कह रहा है 16% का डिफरेंस भाजपा को एडवांटेज, उसके ऊपर वुमेन टर्नआउट भी बढ़ रहा है, और लगातार आप देश में देख रहे हैं, देश में हर चुनाव में वुमेन टर्नआउट बढ़ रहा है। जैसे एक जमाने में जाटव, जैसे आपने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहा जाता था बैलेट पेपर के जमाने में जाटवों को वोट करने या दलितों को वोट करने नहीं दिया जाता था। अब एक जमाने में महिला भी कम आती थी, अब ज्यादा आने लगी है। ममता बनर्जी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, जयललिता, नीतीश कुमार सब बेनिफिट कर रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, मैं 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर आप तीनों मेहमानों की प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय का ख्याल रखते हुए। हमसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था 30 सेकंड बहुत होते हैं, अपने पॉइंट्स बनाकर रखिए और फटाक से बोल दीजिए। हैं? मेरे शो में प्रीति, मैं गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वर्बेटम है। जब मैं इलेक्शन शो करता हूं, 30 सेकंड सर अभी शुरू नहीं हुए आपके। वेलकम टू यू। चलिए, सबसे पहले ये शो सौरभ का है। He has become a TV anchor, यही मुझे डर है। नो ऑफेंस। कल इन्होंने अपने लाइव उसमें सीधे प्रसारण में टीवी एंकर्स की तरह जोर जोर से हिल के भी बोला, और फिर पॉज लिया और कहा कि ये मैं टीवी एंकर्स की तरह बोल के देख रहा था कि भविष्य कैसा है। चलिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में और इस देश में जाति समूह से शुरुआत करने वाली राजनीति, दलित एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करने वाली राजनीति, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, मायावती की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया है। और ये फुल स्टॉप लगने की शुरुआत 2012 से हुई। 2012 में उनका वोट परसेंट 22 से 25 के लगभग आता है। 2017 में फिर 22 के लगभग रहता है। 2014 में लोकसभा में 0 सीटें, गठबंधन के बूते 2019 में 10 सीटें, लेकिन ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती। और 2022 में सिर्फ 1 सीट अकाली दल के साथ गठजोड़ का, वहां फायदा नहीं हुआ। राजस्थान में 5-6 जीतते हैं 2 बार से, और वो तुरंत कांग्रेस में चले जाते हैं। कभी मध्य प्रदेश में एक हैसियत हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी की, छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत प्रेजेंस हुआ करती थी, हरियाणा में थोड़ी बहुत, दिल्ली में थोड़ी बहुत प्रेजेंस हुआ करती थी, लेकिन सब असर का वाष्पीकरण हो गया। इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर बहुजन समाज पार्टी एंड मायावतीज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स? आई स्टार्ट विद यू। जो व्यक्ति जून 95 में इतिहास रचती है, पहली दलित मुख्यमंत्री बनती है, मुझे लगता है देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है, जो 2007 में 15 साल पहले स्पष्ट बहुमत लेकर आती है, आज 10% की गिरावट है, 12.84%, which is just lower than what it started 1993, जहां उनकी शुरुआत हुई थी। 93 में 11.12% वोट मिला था, अब 12.84 मिला है। अलायंस विद एसपी, दैट टाइम इन अलायंस विद एसपी। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट है, और मुझे लगता है जब 3 चुनावों में गिरावट होती है ना, देन यू हैव टू बी वरीड। 1 या 2 चुनाव में आते हैं, आप कह सकते हैं कम बैक। देखिए, मायावती का वोट है, जैसे प्रीति बता रही थी, एक जाटव समुदाय, पर वो एक कोर छोटा सा वोट। सर, आई डिसएग्री विद दिस थ्योरी। मैं पिछले 24 घंटे से ये थ्योरी सुन रहा हूं कि ये 12% आया। मैं यही कह रहा हूं, मैं पिछले 24 घंटे से ये थ्योरी सुन रहा हूं कि ये जो बसपा को 12% वोट मिला है, ये जो यूपी में 12 से 13% जाटव है, उनका वोट है। नहीं, पूरा नहीं, 60% तो होगा। मैं सर, ये थ्योरी इसलिए फ्लॉर्ड में आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की माधोगढ़ सीट है, वहां से शीतल कुशवाहा चुनाव लड़ती हैं। कुशवाहा काछी कम्युनिटी वहां की सबसे बड़ी ओबीसी कम्युनिटी है। शीतल कुशवाहा को जाटव प्लस कुशवाहा वोट मिलता है, 65,000 का मार्क पार करती हैं, नंबर 2 पर रहती हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलता, सपा में चला जाता है, वो चुनाव हार जाती हैं। तो बीएसपी की किटी में जो वोट आया वो जाटव प्लस वो आया। मैं अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर जाता हूं, जहां से बाहुबली अभय सिंह चुनाव जीतते हैं, दूसरे बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी भाजपा चुनाव हारती हैं, और हार की वजह बसपा से राम सागर पटेल कुर्मी कम्युनिटी के चुनाव लड़ते हैं, उन्हें कुछ जाटव वोट मिलता है, कुर्मी समुदाय का एक बड़ा वोट मिलता है। तो ये जो 12% वोट बसपा का दिख रहा है, ये सिर्फ जाटव वोट नहीं है। जो बसपा के 50, 60, 70 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उन्हें अपनी कास्ट का भी वोट मिला है। दैट इज माय इंटरप्रिटेशन। माय पॉइंट इज, एक ही कैंडिडेट जीता है, उमाशंकर सिंह, जो 2012 और 17 में भी जीते हैं। मेरा यह बड़ा कहना है कि मायावती ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
राजनीति बदल गई पिछले 10 सालों में, वो नहीं बदली और राजनीति ने अब उनको पीछे छोड़ गया एंड शी इज ऑलमोस्ट गिवन अप। केवल 20 रैलीज आप करती हैं, 403 सीटें हैं। वो पुरानी पॉलिटिक्स आपकी थी कि आपके नाम पर, दलित वोट बैंक पर, काशीराम, अंबेडकर, शाहू महाराज का नाम लेकर लोग आपको लगातार वोट देंगे। आप किसी और कम्युनिटी के व्यक्ति को वहां टिकट दे दो और उससे आपका समीकरण बन जाएगा। ले रहे थे, कार्डर का मूवमेंट था, वेलफेयर स्कीम्स भी थी उनके। अब लोगों को लगता है एक पहचान बन गई एक उनकी कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप पूरी तरह से लड़ नहीं रही है। ये एक जो प्रचार बन गया है वो अब उन पर स्टिक हो गया है और खत्म है राजनीति अब, मुझे लगता है खत्म है। चलिए प्रीति चौधरी, आई वुड नॉट से, मैं किसी को खत्म नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है डिक्लाइन, यस शी इज ऑन द डिक्लाइन। आई वुड नॉट से हमें हिंदी के मामले में लगातार मदद करते रहना चाहिए, वरना ये मैरिज ऑफ हाँ जी। कैन आई सम वेरी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट टोल्ड मी समथिंग दैट ये चुनाव था मायावती को अखिलेश के साथ लड़ना, नॉट 2019, क्योंकि आप उसे लोकलाइज करते और मायावती को आप आगे करते एंड यादव सपोर्टिंग लेते थे, जैसे नीतीश कुमार और लालू जी का हुआ था। ये एक थियरी है कि थियरी इसलिए कि मायावती लॉ एंड ऑर्डर पर टफ है, जो अखिलेश नहीं थे। तो कम से कम वो जो प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी पर था वो मायावती पर लागू नहीं होता। बट आई थिंक शी इज ऑन द डिक्लाइन। Well, I think it's too early to write political obituary, especially मायावती की। बट जो आपने बात की, जो आंकड़ों की बात की, एक और मैं सहमत हूं सौरभ आपके साथ, क्योंकि मैं ये आंकड़े आप देख लीजिए, बीएसपी ने 122 सीटों पे ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो एसपी के उम्मीदवार की ही जाति के थे। उसमें से 91 मुसलमान, 16 यादव। इसमें से बहुत जगह कहा जा रहा था कि एसपी स्ट्रांग है, पर बीजेपी जीत गई क्योंकि बहुत मैसिव वोट कटा है जो बसपा के पास गया है। अगर आप इसके आंकड़े देखिए कि कहां-कहां बहुत सारी की सीट्स हैं, और ये वेस्टर्न यूपी में भी हुआ है, सहारनपुर में, यानी बी टीम ही बन गई ना। तो यानी मायावती कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा नहीं है कि अखिलेश से ज्यादा मुसलमानों को सीटें। मैं स्क्रीन पर नाम नहीं ले सकता अगर बी टीम की बात हो रही है। मैं आपको 10 ऐसी सीटें व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं जहां समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने कहा यस वी मैनेज्ड बीएसपी टिकट, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो दुरुस्त रहे। तो जो मैनेज कर ले जाए उसका है जी। नहीं, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं खत्म है, क्योंकि जाटव भी नहीं, मुसलमान भी और बाकी कास्ट भी मैंने देखा है, और प्राइमरीली उन्हीं मुद्दों पे देखा है। डेवलपमेंट, प्रशासन बहुत टाइट रखा है, तो मुझे इन पे नहीं लगता। अगर आप देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद पॉपुलर लीडर हैं, सहारनपुर में तो है, सहारनपुर में भी जितने, अगर मतलब उनकी तो जमानत जब्त हुई है गोरखपुर में, सहारनपुर में जहां से वो आते हैं वहां पे तो पॉपुलर लीडर हैं। साहब ने हमें यही कहा कि देखिए पॉपुलर लीडर हैं, हम भैया के साथ खड़े हैं, पर बहन जी से वो compete ना करें, पर वो एग्जैक्टली कि वोट जाएगा बहन जी को जाएगा। और ये ना ओल्डर जनरेशन ने बोला, यंग बॉयज सहारनपुर में 22 साल के लड़कों ने हमें बोला कि हम मानते हैं चंद्रशेखर आजाद को, दलित आइकॉन है, पर हमारा वोट हमारे मरते दम तक बहन जी को है, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। सहमत। तो अभी बीएसपी एक फैक्टर रहने वाली है, मुझे लगता है। इसके बावजूद एक ही सीट आई है माय डियर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मायावती जी का, बिकॉज विदाउट प्लस फैक्टर यू कैनॉट विन इलेक्शंस, इट कैनॉट बी ओनली योर काज। इसीलिए मैं कहता हूं फिनिश नहीं है ना, रीजनल में तो रहेगी। दूसरी चीज डिक्लाइन में भी टाइम लगता है। 93 में कांग्रेस 12%, फिर 8% और अब 2.4%। व्हाट इज द चेंज बिटवीन 2012 एंड 2022 इन यूपी? 2012 में चुनाव वहां मल्टी कॉर्नर्ड होते थे, इवन विद 25%, 26% यू कुड विन सीट्स। बीजेपी ने क्या कर दिया, एक बार एक पार्टी 40% पार करती है और लगातार करती है, उस इलेक्शन में वो जो बाकी का तबका है वो योर बार इज हायर। अब आपको 35% भी जब अखिलेश यादव 30% पे सरकार बनाते हैं, 222 सीटें लाते हैं, और 34% पे सवाल so Mayawati will have to go to 35% now to start winning election, which is why I think it is difficult for Mayawati. Plus, I think she has given up. सर देखिए सौरभ, मायावती को जी को मैंने 1989 से देखा है। ओके। कोई भी एक पॉलिटिकल बन गए थे 89? साहब मैं 86 में बन गया था। तो एक सेकंड आप 1986 में जर्नलिस्ट थे जी सर, और आप 1988 में, 1986 में। अरे तो वरिष्ठ पत्रकार तो आप हैं, बड़ा खुलासा साहब ऐसा है, फर्क है। हाँ, तमगा इनका बड़ा है, खिजाब का खेल है। इनके देखिए बाल कितने पगे और मेरे देखिए कैसे। खिजाब का खेल है। नहीं, बिकॉज ये आज राजदीप जी मेरा राहुल गांधी से इतना सीख गए हैं संसद में सीट पर जाना। एक बार मेरे पिछले पैनल में ये एकदम बगल में आके फोटो आप, और फर्क क्या है, मैं आपको वार्निंग देता हूं।
एक बार आप एडिटर बन जाते हैं, आपके बाल पक जाते हैं, ये रिपोर्टर रहे हैं, ये मालिक बन जाते हैं। He is national affairs editor. Please don't say. but वो भी less editor stressed है। because he's on the ground, जमीन से जुड़े आई एम डेफिनेटली स्ट्रेस। देखिए, मैं ऊपर से ये भी है कि मैंने लगाए नहीं ख्वाबों के दरख्त कि कौन जंगल में जाके उनको पानी देगा। तो और बीच बीच में ये अपने बाल को डाई भी करते हैं। अरे साहब, काफी पर्सनल हो रहा है। लेट्स स्टे टू द टॉपिक। सुनिए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यूपी में 5 बड़े मुख्य धड़े हैं जातियों के और धर्म के। अगर देखें, उन 5 में से आपके पास एक जेब में पूरा होना चाहिए, तब जाके आपको इंक्रीमेंटल वोट मिलता है। अखिलेश यादव की पार्टी ने, अगर मुलायम सिंह ये देखिए, तो 90 में गोली जब से चली, उसके बाद से कहीं भी उसकी मुस्लिम जो इमेज है बैकिंग की, उसमें एक ब्रेक आया था बस, कल्याण सिंह वाला 2009 में, और उसको उन्होंने खामियाजा भुगता और उसके बाद वो ठीक हो गए। वो 2007 में ही भुगत लिया था इनफैक्ट। जी नहीं, 2009 में उनका सबसे बड़ा हाल हुआ था उस टाइम पे, जब वो चुनाव में लोकसभा सीटें काफी हार गए थे। लेकिन मायावती का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अखिलेश समाजवादी पार्टी ने अपना यादव वोट बैंक रखा है 10% का, 20% का मुस्लिम वोट बैंक पे उसकी अच्छी पकड़ है, 70% पिछली बार उसको वोट मिल गया था। अगर मायावती को देखें तो मायावती के पास 20% का एक दलित टेम्पलेट था, दलित। उस दलित टेम्पलेट के साथ कारण उनको मुस्लिम मिला, और जब धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी से उगते हुए वो बीजेपी के साथ गई, बीजेपी के साथ जाने पे उनका पहला, उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंस को चोट पहुंचाई जी। वो मुस्लिम वोट बैंक उनके बारे में सस्पिशियस हो गया, उसके बाद दोबारा गई। ये बार बार जाना मुस्लिम्स को उनके बारे में सशंकित कर गया। मुस्लिम उनकी तरफ तब जाता था जब उनका कोई मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट होता था या भाजपा को हराना होता था। ये हुआ 2012 में आते आते, जब वो चौथा टर्म कर चुकी थी, उस टाइम तक एक उनकी दूसरी क्राइसिस रही। उनकी कॉम्पिटेंस दलित थे, लेकिन उन्होंने उस कॉम्पिटेंस को सिर्फ जाटव बना दिया, और जाटव बना देने के कारण क्या हुआ कि उनके पास वो दलित टेम्पलेट नहीं रहा, उनके पास बचा आखिर में एक खोखला जाटव टेम्पलेट। जब आप पूरे प्रदेश में सिर्फ 10% पे रह जाएंगे, तो आपके पास इंक्रीमेंटल वोट, जो राजदीप कह रहे हैं, वो कभी नहीं आएगा। क्यों? जातियां क्यों जुड़ती हैं? जातियां सत्ता में आने के लिए जुड़ती हैं। जी जी जी। आपने ब्राह्मण जोड़ लिए, ब्राह्मण नाराज थे बीजेपी से कि आप बैकवर्ड्स को उठा रहे हैं, आपने ठाकुर मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बनिया मुख्यमंत्री बना दिया, और हम बामन हैं, हम ज्यादा बार बामन बन चुके हैं। आपने अच्छा सेंस किया, काशीराम ने उस समय सेंस अच्छा किया, आपने पकड़ लिया उनका हाथ ब्राह्मणों का, लेकिन आप उसको भी होल्ड नहीं कर पाए। तो आपने एक धड़े को अपने साथ लेकर के अलग कर दिया, जो आपका टेम्पलेट था उसको आपने तोड़ लिया। मुस्लिम्स जो एक नेचुरली क्रिएटेड उनके लिए वोट बैंक था, उसको आपने अलग कर लिया। आप ये बताइए, उसके बाद आप क्या करती हैं? आप 90% कॉन्स्टिट्यूंसी में 2017 में और लोकसभा में कम से कम 90% कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ था कि उनका आदमी एक अच्छा उनको दिख रहा था, मगर टिकट वो किसी और को गया। लोग उनके बारे में 50 बातें करते हैं, कहते हैं कि ये टिकट क्यों गया। ये टिकट से हेरफेर जो हुई, ये लोअर लेवल की, ग्राउंड लेवल की हेरफेर थी। इसमें क्या हुआ कि जो उनकी कोर कॉम्पिटेंस थी वो फर्दर डाइल्यूट हुई। ये डाइल्यूशन हुआ है मायावती की उस टेम्पलेट का और उनके वोट बैंक का, जो कि आज की तारीख में सौरभ रिकवरी के, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बीजेपी उस वोट बैंक को लेकर भाग चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इस बार पत्थर उछाला था बहुत बढ़िया, लेकिन वो इस बार छेद नहीं कर पाई आसमान में। उस पर व्हेन आई थिंक ऑफ मायावती, ऐतिहासिक, मैं उस दिन था 95 में, और आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या सीन था उस दिन। विधानसभा में, सेक्रेटेरिएट में लोग चौंक गए थे कि मायावती ने, जब काशीराम और मायावती ने निर्णय लिया कि सपा को छोड़ के अब हम भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे और खुद मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। आप नहीं जाते अफसरों में, सब में, बिकॉज लाइक इट और नॉट, इन द मिड 90s देयर वाज एन अपर कास्ट डोमिनेशन। यस। अब उस पिरामिड में आप ऊपर आती है, नंबर 1 आ जाती है, वो भी महिला। इट वाज, आई मीन, इट इज unimaginable, and I think in that sense, क्योंकि आप देखिए कई राज्य हुए हैं इस देश में जहां अभी तक दलित मुख्यमंत्री हुआ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। You know, so you चलिए, have to अब look at it in लगता that है context. ये प्रेसिडेंट बनेंगी क्या? प्रेसिडेंट मायावती? नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जो हाई प्रोफाइल है। नहीं, हाई प्रोफाइल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में सिंबोलिज्म का भी बहुत ख्याल रखती है। रामनाथ कोविंद को जब राष्ट्रपति बनाया गया, तब इस बात का खूब प्रचार हुआ कि उत्तर भारत से, दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को पहली दफा, क्योंकि इससे पहले KR नारायणन भी रह चुके हैं। मुझे लगता है कि
अब प्रतिभा पाटिल भी रही हैं। माई गट फीलिंग इज कि हो सकता है कि किसी महिला को, और हो सकता है कि किसी आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू का पिछली बार भी बहुत नाम चला था, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जानते हैं, और उनके फैसलों की आखिरी तक हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। ठीक है, अब गए वो जमाने जब लोगों को पहले से ही आहट हो जाती, वो हमारे अंदाजों को खराब करके और मजा लेते हैं, और मजा लेते हैं। नहीं, दूसरी एक बात मेरे एक दोस्त ने कही, राजदीप आप कुछ कह दो उसके विपरीत कर देंगे मोदी जी, आप जान लो। अगर आज आप कह दो आदिवासी महिला को बनना है तो कोई और ही बन जाएगा, नहीं लेकिन क्योंकि नहीं तो क्रेडिट हो जाएगा ना। अगर लल्लन टॉप पे मैं आज कह दूं कि आदिवासी महिला बन रही है और मोदी जी बाकी 6 महीने, जैसे कि राजदीप ने 8 बजे का बुलेटिन करना था, मोदी जी ने अपनी स्पीड, अरे ये मेरे पुराने दोस्त कहते इतना भी सेल्फ इंपॉर्टेंस हम लोगों को, हम पत्रकारों को नहीं देना चाहिए अपने ख्यालों को। हम सिर्फ हरकारे हैं, संदेश वाहक हैं। हम सत्ता क्या कर रही है जनता को बताते हैं, जनता क्या चाह रही है, सत्ता अगर सुनना चाहे तो सुनती रहे। अगले प्रसंग पर बढ़ते हैं। अखिलेश यादव, क्या उनके लिए ये बेस्ट चांस था? क्योंकि 2027 में जब चुनाव होंगे तब और भी पद के दावेदार होंगे, खास तौर पर आम आदमी पार्टी भी होगी, एंटी इनकमेंसी वोट स्प्लिट हो सकता है। अखिलेश यादव की रणनीति, परफॉर्मेंस पर टिप्पणी। केवल अगर आप वोट शेयर देखें तो आपको मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति की वो सही दिशा में थी। नई हवा, नई सपा का जो आइडिया था, पर क्या ये उनका पीक है 34%? देखिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर 36%, क्योंकि अगर आप नए कास्ट को अपने साथ जोड़ते हो तो आप बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि सपा के साथ बैगेज बहुत आती है, लोगों के मन में एक इतिहास कोई पुराना नहीं है, अब का इतिहास है कि यादव राज आ जाता है, दरोगा जो है, सब इंस्पेक्टर जो है, जो लोअर लेवल के अधिकारी हैं, वो सब एक समुदाय के साथ जुड़ जाते, गुंडाइज्म का एक जो इमेज है वो आ जाता है। जब तक उस बैगेज से हटे नहीं, देखिए आप चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं नई हवा नई सपा, लेकिन शिवपाल यादव आपके पास फिर आ जाते हैं, तो आसान होता है। मुझे लगता है सपा को टारगेट करना आज की तारीख में बीजेपी को आसान पड़ जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं ये डिनेस्टी की पार्टी है, ये पार्टी परिवार है। डिनेस्टी के तो आरोप को रोकने के लिए अखिलेश यादव से हमने पूछा कि बाकी लोग बोले हमने इसीलिए नहीं लड़वाया कि परिवारवाद का इल्जाम, नहीं उन्होंने कोशिश की है। सो आई थिंक प्योरली ऑन पॉलिटिकल एफर्ट टू डू सम सोशल इंजीनियरिंग, हाई मार्क्स, बट एफर्ट वाज टू लेट। आप जब कोविड 2.0 की बात, देखिए लोगों बीजेपी को चैलेंज करने के लिए आप या तो वेव हो जैसे पंजाब में जी, या दिल्ली में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करना होगा, उसको 5 साल मूव पे रखना होगा। That is how BJP has changed the rules of the game. They have done to politics what Virat Kohli has done to cricket. Without fitness 365 days आप इंडिया के लिए खेल नहीं सकते। उसी तरह आप लंदन में बैठकर यूपी की राजनीति नहीं कर सकते, दुबई में बैठकर नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड पर रहना पड़ेगा। क्या रेफरेंस है राजदीप जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कई नेता जो यूपी के हैं। कौन नेता? नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लंदन और दुबई में बैठे there are leaders. No, let's be honest. When COVID took place, देखिए एक मौका था, मुझे लगता है आप योगी आदित्यनाथ पर आपको ये मानना पड़ेगा, ड्यूरिंग कोविड जिस तरह से रिलीफ वो हर गांव में नजर आए या हर इलाके में नजर आए, इट कुड बी ऑप्टिक्स और व्हाटएवर, बट इट वोटर्स रिमेंबर दिस। देखिए जब आलोचना हुई दूसरे फेज में वो रिकवर हुए, उन्होंने तूफानी दौरे किए सब जगह। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना, आज की तारीख में पॉलिटिक्स हैज बिकम 365 डेज। यू कैनॉट टेक ब्रेक्स इन पॉलिटिक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स कैनॉट बी फॉट ओनली 3-4 मंथ्स बिफोर इलेक्शन। 4 महीनों के लिए अखिलेश ने बहुत मशक्कत की, इसमें कोई दो राय नहीं, बट इट वाज अ वन मैन शो। ही स्टिल हैजंट बीन एबल टू बिल्ड, यही तो फैमिली बेस्ड पार्टीज की प्रॉब्लम होती है ना, सब अटेंशन एक व्यक्ति पर होता है या एक परिवार पर। आपकी फायर पावर, ये बार-बार रैलियों में भीड़ की बात हो रही थी, मैं कह रहा था बीजेपी's फायर पावर, एवरी डिस्ट्रिक्ट दे हैव अ मिनिस्टर, दे हैव समवन आउट देयर। राजनाथ सिंह इज जस्ट वन ऑफ द आर्मी। राजदीप जी, और ये पत्रकार या लोग रैलियों की भीड़ देख के ओपिनियन बनाते हैं। मैं बार-बार कह रहा था, अखिलेश यादव एक विधानसभा में एक रैली या रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी का आप उठा के देखिए 15 दिन का कैंपेन, आपको कम से कम 5 बड़े नेताओं की आपको सभाएं दिखेंगी, तो उसको आधा नहीं होना चाहिए। समय की सर कमी है। मैं वापस आऊंगा अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स। मुझे लगता है वो एक हद तक कैरी करते हैं जमीन पर। अखिलेश यादव अभी भी एक पॉपुलर लीडर हैं, लोग उनको पॉपुलर मतलब उनसे जुड़ते हैं, स्पेशली यूथ। मैं कहूंगा यूथ में अखिलेश यादव की बहुत पॉपुलैरिटी है।
अब यूथ में ही देख लीजिए, हमारे खुद के आंकड़े बताते हैं नियरली मतलब ओनली 3.5% का डिफरेंस है फ्रॉम बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी. सो एज ही गोज अलोंग आई फील ये इलेक्शन था वेयर he has started but that whole faith पूरा completely नहीं आया उन पे कि हाँ अच्छा है, पॉपुलर है, पहले बार सीएम थे, अच्छा काम किया था, डेवलपमेंट की थी, सपा से आते हैं, that immense faith नहीं है. आई फील एज ही गोज अलोंग अभी जैसे करेंगे, पॉपुलर हैं, अगर वो जमीन से जुड़े रहे, इफ ही वाज सीन ड्यूरिंग कोविड, अगर जमीन पे दिखते, काम करते, तो उनकी अभी एक डिफरेंट छवि थी. और जो अलग अलग समूहों को, जैसे अंबेडकर नगर, राहुल जी इस पे आपकी भी, अंबेडकर नगर में उन्होंने जिस तरीके से वो बसपा के जो नेता थे उनको लेकर आए, लालजी वर्मा हुए, राम अचल राजभर हुए, फिर ये रितेश पांडे के पिताजी भी आ गए, त्र्यंबक दत्त, ये सब आ गए. आप अगर सपा को ये ठप्पा लगा रहेगा, और ठप्पा लगता है तो कोई वजह होती है. देखिए, हवा में ठप्पा नहीं लग जाता है जनता के मन में कि आप सिर्फ यादवों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे या सिर्फ मुस्लिमों का करेंगे तो कुछ नहीं होगा. बीजेपी ने 2014 ऑनवर्ड्स ईबीसी को संगठन में रिप्रेजेंटेशन दिया है. पर इस बार यादव को सीट नहीं दी है. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप दोनों को पूछ रहा हूं ये क्या वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ टाइप करते हैं, अखिलेश यादव बसपा के साथ टाइप करते हैं, आरएलडी, उनका वोट आसानी से समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं ट्रांसफर होता है? समाजवादी पार्टी का वोट दूसरों को जाता है, दूसरों का नहीं. मुझे लगता है जब आप यादव चेहरे को आगे रखते हैं, एक काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है सर. और उसमें दूसरी चीज ये, मैं यूपी की यात्रा पे निकलने से पहले मैं सारी पार्टियों के बड़े नेताओं से मिला था, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, सब लोगों से मिला था. सुनील बंसल से मेरी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, और फिर मुझे लोगों ने बताया कि जिले से मान लीजिए कार्य समिति बनकर आई और उन्होंने एक फॉर्मूला तय किया कि इसमें इतने फीसदी महिलाएं होनी चाहिए, दलित समाज के इतने लोग होने ही चाहिए, उसमें महादलित इतने ही होने चाहिए. फॉर्मूले का अगर पालन नहीं किया गया, उस रूल का पालन नहीं किया गया, लिस्ट लौटाई गई 2-2 3-3 बार कि ये चाहिए ही. ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पसंद के लोग भर लिए, आपको वो लोग चाहिए. और आपको एक उदाहरण देता हूं, हम एक विवाह समारोह से आ रहे थे, हम और हमारे कुछ मित्र. उस दिन हमारे जिले में पोलिंग थी, तो हमारा ये लक्ष्य था, मध्य प्रदेश गए थे कि हमें पहुंचना है समय से और वोट डालना है. हमारे साथ जो बैठे थे उनको 3 दफा फोन आया, वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे. हमने कहा तुम सक्रिय कार्यकर्ता कैसे हो? बोले नहीं, जब हमने फोन वो मिस कॉल वाली मेंबरशिप ली थी तब से हैं. तो मैंने कहा ये बार बार फोन क्यों आ रहा है तुम्हें? कॉल सेंटर से फोन आ रहा था, आपने वोट डाल दिया फलाने जी. तो उसने झूठ बोल दिया कि डाल दिया. उसने कहा कि डालने जा ही रहे हैं, बोल देते हैं. अच्छा, तो क्या आपने चेक किया कि आपके अगल बगल के लोगों ने और उनके घरों की महिलाओं ने वोट डाल दिया? नहीं डाला है तो वोट डलवाइए. एक बार कॉल, 2 घंटे बाद दूसरी कॉल, 2 घंटे बाद तीसरी कॉल. उसने कहा डाल दिया, सबका सब, चाचियों का, भाभियों का, दीदियों को डलवा दिया. अब आप लुक एट दिस कि लास्ट पोल गिरने तक आपकी मशीनरी एक्टिव है. कल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक जीते हुए प्रत्याशी से बात कर रहा था, बहुत मुश्किल सीट पर वो जीते. हमने कहा अब अगला क्या है? बोले मैं कल अपने सभी बूथ प्रमुखों को बुला रहा हूं चाय पर. मैं इस क्षेत्र के लिए नया हूं, मुझे भेजा गया, मैं जीता, लेकिन अगली दफा ये नयापन नहीं रहेगा, तो मुझे उनके साथ पर्सनल कनेक्ट एस्टेब्लिश करना है. तो काउंटिंग के अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि विधायक जी ने भी शुरू कर दी. आप जानते हैं ना किसको श्रेय जाता है? सुनील बंसल, आप जानते हैं जी जी. जिस तरह से उस आदमी ने 7 साल से लगातार काम किया, वो किसी टीवी चैनल पर नहीं आए, कोई उनको मैन ऑफ द मैच नहीं संगठन मंत्री आते भी नहीं, हम नहीं आते नहीं है इंटरव्यू, लेकिन नहीं, मैंने उनके मेरे किताब के लिए 2 बार उनको इंटरव्यू किया, किताब के लिए दे दिया. मैंने कहा अनौपचारिक, लेकिन मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति ने जिस तरह से मेहनत की है, जो आप कह रहे हैं ना, ब्लॉक लेवल से शक्ति केंद्र, मंडल लेवल पर, ये एक अलग लेवल पर ले गए हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर विस्तारक. तो ये जब लाभार्थी प्रमुख, मुझे इस बार लाभार्थी प्रमुख, प्रतापगढ़ में एक लड़की मिली, लाभार्थी प्रमुख. मैंने कहा क्या दायित्व है आपके पास? बोली भैया मैं लाभार्थी प्रमुख हूं. हमने कहा क्या काम होता है? उसने कहा अलग अलग योजनाओं में किन घरों को लाभ मिला, मैं उन घरों में जाती हूं, उन घरों की महिलाओं से और पुरुषों से भी कभी कभी ये बात करती हूँ, ये योजनाएं आप तक कैसे पहुंची और सरकार आगे कौन कौन सी योजना देने वाली, मैंने कहा कब से कर रहे हैं? बोले 6 महीने से कर रहे हैं. अच्छा
सर मेरा शो है, मैं अच्छा, बस sorry. आप आई एम गोइंग टू टेक Sorry, madam. Yeah. कि मेरा शो है तो मैं जाना चाहती हूँ, पर थैंक यू मैं आपसे जुड़ी। हाँ, बोलिए। तो बस यही बोलना था। नहीं एक सेकंड इसलिए नहीं, अरे राजदीप जी एक सेकंड, अखिलेश यादव बता तो दिया मैंने अखिलेश यादव अच्छा का, पर प्रियंका, चीज- मैं एक हाँ, लास्ट प्रियंका आपसे का इकट्ठे चलिए, दोनों पे मैं टिप्पणी वैसा, लूंगा। मैं सिर्फ उनको 2.5% वोट मिले, छोटी सी नहीं, टिप्पणी चाहिए। मैं एक्चुअली बोलना चाहती थी जाने से पहले, 2.5% वोट मिले हैं, चाहे जो भी हो। मुझे लगता है एक महिला होते हुए मैंने बहुत सारी यंग महिलाओं से जो बिल्कुल ही 18 to 25 ईयर्स की हैं, बहुत से बात की। इस बार वोट नहीं देंगे, पर प्रियंका गांधी जी ने जो ये किया है बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है अगर ये कांग्रेस CWC में रेटिफाई करती है, पास करती है, जुटी रहती है इसमें, ये जुटी रहती है, is the जुटी keyword है। रहती है यूपी में, और मतलब कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, क्योंकि सबने राइट ऑफ कर दिया है कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को। मुझे लगता है कि मे बी 22 मतलब अगला चुनाव नहीं, पर उससे अगला चुनाव, और मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्ड है। 2032 मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्ड will they vote different from their husbands? then by then they will they will be Then they'll have to by change their then they husbands. will No, by no, then they will चलिए उनको I जाना है, only- राजदीप जी I उनको only जाना है। want अरे this. एक सेकंड सर, योगी आदित्यनाथ पर आपकी टिप्पणी। योगी आदित्यनाथ जी, अरे मतलब यूपी के नेता नंबर 1, मुझे लगता है नॉट जस्ट यूपी के नेता नंबर 1, आई वुड रेकन के अगर आगे जाते हुए नेचुरल एयर जो अगर कहें, मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर राइट नाउ इन Of द course, बीजेपी। अगर आपको लगता है जैसे नंबर कल, के हिसाब से जैसे कल उन्होंने जो समारोह किया, जो जीत समारोह, जो जीत जश्न था, भाजपा मुझे के मुख्यालय में। एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए किसी भी 2012 में नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही ऐसा किया भाषण था, दिया आप था। बता दीजिए। तब से मैंने तो अपनी मतलब अपने जो भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, मैंने तो नहीं देखा है वैसा शो ऑफ स्ट्रेंथ नरेंद्र मोदी जी के होते हुए। अगर आप देखो भी, उन्होंने आधा घंटा आगे किया, फिर जो 6:30 जो उनका था, उन्होंने 7 बजे शुरू किया दिल्ली में, क्योंकि वो वहां पे इतना जबरदस्त, इतना तगड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ था। इसको क्या कई कोई कर सकता रणनीतिकार है? कहेंगे कि देखिए मैनेजमेंट अच्छा है, पहले लखनऊ के भी विजुअल दिखा लिए, आधा घंटा एयर टाइम कैप्चर रखा, फिर आपको उसके लगता बाद है दिल्ली नरेंद्र का। मोदी के होते हुए कि कोई और एयर टाइम कैप्चर कर सकता है? अच्छा चलिए, मैं अब ये इसमें आपकी मैं जी, मोदी thank जी you, को sir. 2024 कैप्चर Thank you. करना है। मैं हाँ इसलिए जी। इंटरव्यू करना है क्योंकि सुनील बंसल को मुझे लगता है, मैंने जी। एक कांग्रेस के नेता ने मुझे आज फोन किया कि आपको लगता है कि कैन राहुल गांधी टेक ऑन नरेंद्र मोदी। मैंने कहा इस पर मैं तो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप ढूंढिए कि सुनील बंसल को कौन टेक ऑन कर सकता है, क्योंकि आपकी पार्टी की सबसे बड़ी दुविधा न केवल लीडरशिप है, लीडरशिप तो है ही, लेकिन उसके साथ संगठन है। देखिए सुनील बंसल तो यूपी में है, आपके पास एक आरएसएस का पैरेलल तंत्र। सुनील बंसल एक व्यक्ति है, यस यू आर राइट। उस संगठन से लगातार आ सर- रहे हैं। अभी संजय जोशी का जिक्र हो रहा था, केएन गोविंदाचार्य का जिक्र हो रहा था, खुद नरेंद्र मोदी उसी ट्रेनिंग ग्राउंड, उसी नर्सरी से निकले हैं। वो गुजरात में संगठन मंत्री सर, थे। मेरा यानी जब कहना है, यही बात leader- होती है ना कि आरएसएस और बीजेपी में मतभेद, मैं कहता हूं आप मतभेद नहीं है, बिकॉज मोदी इज आरएसएस हिमसेल्फ। You know, लेकिन and अखिलेश का Rahul, you प्रॉब्लम see, जो है ना, because we keep talking about leadership, अभी आप लीडर्स की बात कर रहे हैं, जब तक आप नहीं जाने कि संगठन का क्या महत्व है और किस तरह से, जब तक वो संगठन आपके साथ नहीं है, आप नहीं कर सकते जो भी आप चाहे, फिर आप मोदी जी हो या कोई, यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई बंसल। सर समय की बिल्कुल कमी है। देखिए, अखिलेश अखिलेश- यादव, अखिलेश- प्रियंका और योगी आदित्यनाथ तीनों पर टिप्पणी। हाँ, प्रियंका और I'll come to you. अखिलेश, अखिलेश यादव पहले एक तो 2017 की हार के बाद आई थिंक पूरा ऑपोजिशन जो था, मायावती, अखिलेश और कांग्रेस, तीनों काफी समय तक सुन्न पड़े रहे। और उस सुन्न पड़ने में क्या हुआ कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सिद्धता नहीं थी जिनकी, उनको समय अलाउ किया सेटल डाउन करने का। एक बीजेपी उनके चारों तरफ सेटल हुई और योगी आदित्यनाथ एज सीएम सेटल हुए। किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को कभी भी एक नए मुख्यमंत्री को सेटल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट, उसका सेटल होना उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फिनिश बढ़ाता है और उसका पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ाता है। ये गलती करी उन्होंने। उसके बाद जब वो जागे, जब तक यानी कोविड हो चुका था, आप देखिए तमाम मुद्दे ऐसे हुए, हाथरस वगैरह, जहां प्रखर समर्थन जो विरोध था वो प्रियंका गांधी कर रही थी, जिनके पास उस बेनिफिट, उस काडर नहीं विरोध था। का काडर नहीं था उसको आगे ले जाने के लिए, यानी शी हैड नो व्हीकल। अखिलेश यादव जब तक जगे, उसके जगने के बाद उनका देखिए पहला आया कि वैक्सीन भाजपा का है, वो ठीक नहीं था। It did not go well with It the did not people. go with the public because उस टाइम पे सब मारी झेल रहे हैं। उसके बाद उनका आया जिन्ना रिमाग, उसमें उनका कहा कम था, बीजेपी उसको ले उड़ी। ऐसे टाइम पे ऐसा मौका नहीं देने की जरूरत थी, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके साथ था।
अब आइए उसके बाद का फेज। उसके बाद अखिलेश ने बहुत बेहतरी करी, अच्छे कास्ट अलायंसेस किए, जिन्हें ग्राउंडेड अलायंस कहा जाएगा वो करके लाए। उन्होंने नेता अपनी तरफ लाए, उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा किया कि सिर्फ मुस्लिम या यादव का जोर नहीं। उन्होंने पूर्वांचल में तो कई जगह ब्राह्मण फील्ड किए टैक्टिकली, जिस तरह से कि किसी तरह से जीत सकते हैं। ये जो पीरियड रहा अखिलेश का बहुत बेहतर रहा। 131 रैली करी उन्होंने कुल, 131 रैली करी, रोड शो करी, एक टेम्पो बिल्डअप किया। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है सौरभ, कि अखिलेश के साथ एक पहला प्रॉब्लम है ट्विन बैगेज। ट्विन बैगेज उनका राज के समय जो लॉ एंड ऑर्डर का बैगेज इशू है, और दूसरा जो उनका मुस्लिम एफिलिएशन का इशू। ये ट्विन बैगेज है अखिलेश के साथ। देखिए इन दोनों के बिना, यही यूएसपी है अखिलेश यादव की, यादव एंड मुस्लिम्स। और वही बैगेज क्या है कि आपके किसी भी मशीन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है ना, वो सबसे वीक चीज होती है। हमारा दिल कमजोरी है, हमारा दिल सबसे बड़ी चीज है, मगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बैठा तो गए जी। अखिलेश की प्रॉब्लम यह है कि आज वो कैसे फैसला करें कि यादव को, अगर आप कहते हैं उनके राज में उद्दंडता आती है या नॉन यादव ओबीसी उनके कारण छटक गए, तो वो यादव को कैसे टेम करें। मुस्लिम्स के कारण अगर बीजेपी उनके खिलाफ एक पोलराइज एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, तो अखिलेश उसको कैसे करेक्ट करे। ये इस समय अखिलेश हैज बिकम अ विक्टिम और इज ट्रैप्ड इन द समाजवादी पार्टीज इमेज इटसेल्फ। द टिरेनी ऑफ हैविंग two strong vote banks have become a problem for Akhilesh now. Absolutely. और उसको तोड़ना, particularly राहुल, मुस्लिम अपीसमेंट, ये जो मुस्लिम अपीसमेंट दोनों है, यादव अपीसमेंट भी है, यादव अपीसमेंट भी सेम चीज है। अच्छा, मुझे प्रियंका गांधी को तोड़ना मुश्किल हुआ, इस कारण वो किला नहीं भेद पाए, बढ़े आगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। फ्यूचर है क्योंकि ही इज यंग, 48 इयर्स ओल्ड, आई थिंक एक फ्यूचर होता है। प्रियंका गांधी की क्राइसिस है कि प्रियंका गांधी इज बेसिकली ड्राइविंग अ कार विच लाइक अ फरारी, मगर उसके अंदर जो इंजन है वो पुरानी 1960 की डॉज का लगा हुआ है। डॉज गाड़ी का इंजन फेरारी की बॉडी को ड्राइव नहीं कर सकता, उस तरह के एम्पेन। प्रियंका गांधी इज ब्रॉट अ वेरी मॉडर्न मैनिफेस्टो। आई थिंक उनके इश्यूज बहुत अच्छे थे, लेकिन वो किसी धरातल पे, कांग्रेस पार्टी की क्राइसिस यह है, मैं उनका रोड शो एक जगह देख रहा था कि एक गुट खड़ा था इस जगह पे प्रियंका गांधी पे फूल डालने के लिए। जैसे ही फूल डला, पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने दूसरी गाड़ी में बढ़ा, दूसरे रास्ते से ले गए। तो मैंने पूछा कहां जा रहे हो? कहा 4 स्टॉप बाद भी हम ही को फूल डालना है। आप ये सोचिए कि सड़क पे फूल डालने में जब आपको कमी आ जाए, कार्यकर्ता जब आपके पास ना हो। कांग्रेस का इतिहास खराब होना कब से शुरू हुआ था? जब कांग्रेस में सत्ता में ज्यादा टाइम रहने के बाद जब पहली बार सत्ता रही गई, तो लोगों को ऐसा स्वाद आ गया था सत्ता का कि उनके स्टेज पे चढ़ने वाले ज्यादा थे, जमीन पे भाषण सुनने वाले कम थे, और जमीन पे काम करने वाले पहले जमीन पे काम करने वाले लाने होंगे। प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को वोट दे देंगी, मगर 40 टिकट दे देंगी, मगर पहले उनको 40% कार्यकर्ता खड़े करने होंगे और वो नेता तैयार करने होंगे, क्योंकि इस तरह का सिंबॉलिक मूव हमने देखा है, उसका रिजल्ट नहीं होता। एक आराधना मिश्रा जीती और वो इसलिए नहीं जीती कि वो 40% के फॉर्मूले में। कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा यूपी के वोटर को, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। यस, वो नहीं बता पा रही है। आखिरी योगी आदित्यनाथ। देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ एक पोलराइजिंग फिगर है। उनका पूरा पॉलिटिकल इतिहास पोलराइजिंग रहा है। उनको मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, सितंबर 2016 में आरएसएस की बैठक हैदराबाद में हुई थी, और वहां उनकी पोलराइजिंग कैपेबिलिटी के कारण ही उनको तय किया गया था शायद कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने उनको बाद में एंडोर्स किया था। 2017 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं, 2021 में आकर के उनके खिलाफ स्वर उठते हैं कि वो उनसे बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन बीजेपी उनको हटा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुत्व आपका एक मुद्दा है या एक लई है जिससे आप जोड़ रहे हैं वोट को, तो आप सैफरन रोब यानी गेरुआधारी मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते। आज की स्थिति में डबल इंजन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मूला था, वो पोलराइजेशन का भी और वोट गेटिंग का भी डबल इंजन बन गया है। योगी ने इस जीत से वो कमा लिया है, मतलब एक जो सख्त और मेजॉरिटेरियन व्यू वाला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है ना, दोनों वैसे ही सख्त और मैचोइज्म, वैसे ही डिलीवरी कर रहे हैं कि अगर मोदी राशन भेज रहे हैं तो पहुंचा रहे हैं, और विकासवाद, तीनों का मिक्सचर। इसमें सिर्फ योगी के पास एक कमजोरी है, योगी मोदी की तरह ओबीसी नहीं है, और ये फैक्टर जो है उनका ठाकुर होना। योगी लाए गए थे अपनी कास्ट न्यूट्रलिटी के लिए कि संत आदमी है,
उनकी पर कास्ट ये बहुत जात इस पे नहीं। बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ईबीसी वोटर मिला है, महादलित वोटर मिला है, हाँ। ये तो चंडू खाने की कप की तरह साउंड किया कि ब्राह्मण नाराज है या फलाने नाराज हैं। और क्या उत्तर प्रदेश के बाहर, ये मेरे ज़हन, मैंने भी कई बार कार्यक्रमों में कहा है, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर ये फैक्टर रहेगा? क्योंकि हमने देखा है गुजरात में, बंगाल में, कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जिस तरह की भीड़ आती है। साहब वो भीड़ आती है, वो उनको सैफरन रोड देखना चाहते हैं। मायावती भी बेंगलोर गई थी एक बार रैली करने कर्नाटक में, और खूब भीड़ 0 वोट मिला था। भीड़ हो जाती है। मायावती इसलिए कई जगह नहीं चल पाती क्योंकि जाटा वोट नहीं है, वो जाटा है, दलितों में बड़ी सारी श्रेणियां हैं। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को अपना ये ठाकुरत्व जो है वो कम करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सेप्टेबल बनने ठाकुरत्व कम करना पड़ेगा से आपका तात्पर्य ये है कि जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि वो खुद तो बोलते, वो तो ये बोलते हैं योगी हूं, मेरी कोई जाति नहीं है। वो प्रोजेक्शन जो है वो एक वो बहुत तरीके से उनके समर्थक ये कहेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, उससे बहुत, देखिए साहब, ब्राह्मण और तमाम लोगों का डोमेन है सरकारी नौकरियां, और उन नौकरियों में आप तमाम जब अपने उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, छोटी छोटी बारीकियां नोटिस की जाती हैं। मेरे ख्याल से एक ये करेक्शन, अभी वो 1 से मोदी जी अगर नंबर 1 है तो नंबर 11 है, क्योंकि राजदीप कहते हैं कि 1 के 10 तक कोई नहीं है, तो 11 है, लेकिन वो 11 पहुंच गए हैं। और इतिहास याद रखिए कि LK आडवाणी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के थे, मास नेता थे, आडवाणी साहब गुजरात से थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। और ये बात जो कहे कि उत्तर प्रदेश का मशहूर मुख्यमंत्री दावेदारी में नहीं है अगले प्रधानमंत्री के, वो कहीं ना कहीं इस बात को समय बताएगा कि 2024 नहीं कहूंगा मैं, अभी मोदी जी 71 के। नहीं, मोदी जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया है 10 मार्च को कि जिस तरह से राजनीतिक पंडितों ने कहा कि 2019 की जीत की पटकथा 2017 में लिख दी गई थी, अब देखना है कि वो 2024 के लिए इस तरह की बात कहते हैं कि नहीं। जैसे 2014 के बाद शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में जब एक बच्चे ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या कुछ, तो उन्होंने कहा 2024 तक इंतजार करो, 2019 तब दूर था। अब उन्होंने 2024 के लिए दावेदारी कर दी, उसको लेके किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। मेरे मित्र राजदीप सरदेसाई जी, आप अखिलेश यादव पर तो बोल चुके थे, प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ। प्रियंका गांधी वाड्रा पर साफ है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोशिश की, आप ये नकार नहीं सकते। 171 रैलीज और रोड शोज, जो मुझे लगता है सब नेताओं में यूपी के सबसे ज्यादा थे। योगी जी ने शायद इतने भी किए होंगे, लेकिन आपको संगठन के बगैर अब आज की राजनीति में आप सक्रिय नहीं हो सकते। कांग्रेस को पता होना, इसी कांग्रेस पावर की पार्टी थी, जब तक उनके पास सत्ता थी लोग उनके इर्द गिर्द आते थे। जैसे सत्ता चली गई लोग बाहर चलने गए, और ये आज की तारीख में नहीं, ये 30 सालों से हो रहा है। देखिए, जब भी हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कहते हैं ना, क्या किया उन्होंने पार्टी के लिए, आप ये भी जानिए कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी के जमाने से ये डिक्लाइन शुरू हो गई है, राजीव गांधी से। 1989 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई, 33 साल हो गए हैं, एक पूरी पीढ़ी चली गई है। आप नई पीढ़ी को कैसे गैल्वेनाइज करोगे? प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 1 साल में या 2 साल से आप कह सकते हैं यूपी में सक्रिय है, लेकिन यू कैन नॉट बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1 और 2 ईयर्स। आरएसएस 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे इन 2025। हम ये कभी वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। कांग्रेस फॉर 32 इयर्स एब्सेंटी है, रही ही नहीं जमीन पर यूपी में। अब कैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत खड़ा करोगे? लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए, मायावती 5 चुनाव अब लगातार हार गई है, अखिलेश का ये 4थी हार है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली छोड़कर लखनऊ बैठ जाए, अगर वो अगले चुनाव में लड़ने की कोशिश करे, तो शायद लोग कहेंगे देखिए कांग्रेस कम से कम अब रेस में है, कंपटीशन के लिए तैयार है। और आपको ये 10 साल का एजेंडा करना पड़ेगा। देखिए, शरद पवार की बात मैं आपको बार बार कहता हूं, पॉलिटिक्स में आपको पेशेंस की जरूरत है। आपको लगातार चुनाव हारने पड़ेंगे जीतने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी 2 मेंबर की पार्टी के बावजूद लगातार चुनाव लड़ते रहे। उसके बाद ममता बनर्जी लेफ्ट के सामने लगातार चुनाव लड़ती रही, जमीन पर रही। अगर प्रियंका गांधी जमीन पर रहती है, लगातार इश्यूज उठाती है, जैसे राहुल ने कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार पर अखिलेश यादव संदर्भ की यारी उन पर भी है कि मतलब ये तीनों लीडर है, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। एंड यू डोंट मेक दिस 40% रिजर्वेशन फॉर विमेन ओनली फॉर यूपी इलेक्शन। आप देश भर में करिए और कहिए, देखिए कांग्रेस को कुछ नयापन लाना पड़ेगा। आप पुराने फोटो ऑप्स की राजनीति के, किसी परिवार में बैठ गए, वहां लोगों से मिले, उससे नहीं चलेगा। यू विल नीड 365 डेज वर्कर्स ऑन द ग्राउंड। योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने तो पहले कहा ही, आई डोंट सी टुडे एनी नेता नंबर 2। मोदी इज 1 to 10। वो तो बात आपने क्या 11वें नंबर पे आप देख लीजिए, तो मैं उस पे नहीं आऊंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ नंबर 2 है, लेकिन कुछ ना कुछ ये आपको देना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। देखिए क्या आदेश मोदी के लिए था, ये योगी के लिए है। सर आप देखिए ना कैसे जमाना बदलता है। 2017 के चुनाव के पहले मुझे मालूम है, जब बीजेपी को मेजोरिटी मिली, हमारा स्टूडियो में प्रोग्राम हुआ कौन बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। 1 घंटे के प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता किसी भी हमारे बड़े एनालिस्ट ने कहा योगी जी बनेंगे। ही वॉज एन आउटसाइडर, वो बिल्कुल कैंपेन में नहीं। 5 साल बाद आज हम क्या बात कर रहे हैं कि योगी इज अ ब्रांड। देखिए 5 साल उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट में, बड़े स्टेट में जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं और री इलेक्ट होते हैं, यानी 10 साल तक आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यू आर अ नेशनल फिगर। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ फॉर द कोर ऑफ द बीजेपी, कोर जो है, और बीजेपी का कोर अब 20% से 25-30% पर आ रहा है, वो जो वोटर है ही सीज योगी एज अ पॉसिबल सक्सेसर। क्योंकि योगी जी ने अपने हिंदुत्व का की जो एजेंडा है कभी पीछे नहीं रखी। He has never tried to hide it. It's open. It's unabashed. It's unabashed. People therefore जो हिंदू राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात करता है वो तुरंत उनके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। योगी जी की चैलेंज वही रहेगी जो एक जमाने में मोदी जी या किसी भी नेता की है। आप इंक्रीमेंटल वोटर कैसे लाएंगे, जो नए वोटर्स हैं वो पूरी तरह से क्या आपके साथ जुड़ जाएंगे। राहुल जी ने सही कहा, एक ठाकुरवाद है विच इज डेंजरस, विच ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट। नंबर 2, ही इज गोइंग टू हैव टू शो अ यूपी मॉडल। अभी तक मुझे वो पूरी तरह से यूपी मॉडल दिखाई नहीं दी एक वाइब्रेंट यूपी जैसा समिट और no, he's going to have to show. Look, Modi ji, whether you call it well marketed, whatever, was able to suggest that Gujarat was a land, और मुझे लगता है नैनो फैक्ट्री जब 2007 में बंगाल से गुजरात आई, मोदी जी ने उसका पूरा फायदा उठाकर दिखाया लोगों को। एक वाइब्रेंट गुजरात, एक विकासशील गुजरात है। यहां वो चीजें नहीं होती जो अन्य राज्यों में होती है। वी फैसिलिटेट इंडस्ट्री, और पोस्ट लिबरलाइजेशन एज में इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ जुड़ गए, मिडिल क्लास उनके साथ जुड़ गया। क्या वो पूरी तरह से योगी जी के साथ इस समय जुड़ा है? आई डोंट थिंक सो टिल आई सी अ यूपी मॉडल। जब आप वो यूपी मॉडल दिखाएंगे जो बाकी राज्य कहेंगे यार हमें भी इस तरह का मॉडल चाहिए, जिसको आप सेल कर सके। क्योंकि अभी क्या है, आपके तेलंगाना की स्कीम्स की चर्चा होती है, उड़ीसा की कुछ स्कीम्स की चर्चा होती है, क्योंकि एक इमेज अभी भी यूपी की है कि यूपी के जो यूथ है, योगी जी के बुलडोजर की होती है। देखिए अभी भी एक इमेज यूपी की बनी है सौरभ राहुल की, यूपी के जो यंग है यूपी छोड़कर कहीं और जाते हैं, यही वहां आईटी नहीं है, नए चीजें नहीं है। ही इज गोइंग टू हैव टू से कि मेरी यूएसपी है नॉट जस्ट हिंदुत्व बट अ विकास मॉडल ऑफ 1 2 3 4 5 6। जब तक वो नहीं करे, आई डोंट थिंक योगी जी बिकम नेक्स्ट लेवल, बट यस ही इज अ नेशनल फिगर एंड फॉर द बीजेपी कोर, मुझे जो कोर वोट बीजेपी का है उनके लिए वो और भी एक लार्जर देन लाइफ ब्रांड इमेज एसोसिएटेड विद टफ ऑन लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। राहुल श्रीवास्तव जी, राजदीप सरदेसाई जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।